हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन और आई थिंक कि आपको जो प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन है, प्रोनाउन का जो बेसिक पार्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहली क्लास देख के। ठीक है, तो आज आपकी प्रोनाउन की जो है वो सेकंड क्लास है और यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन के टाइप्स। ओके, तो प्रोनाउन टाइप्स हेडिंग बना लेंगे और सबसे पहला जो प्रोनाउन का टाइप हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हेडिंग बनाएंगे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, मैं बार बार कहती हूँ आपको किसी भी चीज़ का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड को समझिए। जैसे कि सिर्फ वर्ड को समझो, उसमें से कुछ रूट वर्ड, कुछ कीवर्ड ऐसा पकड़ो जिससे आपको किसी भी बात की डेफिनेशन ना रटनी पड़े। ठीक है, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट हो जाए। चलिए, अगर मैं बात करूँ पर्सनल की, तो पर्सनल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पर्सन दिखाई दे रहा है। पर्सनल वर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? पर्सन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये जो प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये किससे रिलेटेड होगा? पर्सन से रिलेटेड होगा। ये किससे रिलेटेड होगा? पर्सन से रिलेटेड होगा। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम बात करें तो आप लोग बुक्स वगैरह में पढ़ते हो, आपको पूछा जाता है पर्सन कितने टाइप के होते हैं, हम बोल देते हैं 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश में मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता। हम जानेंगे कि एग्जैक्टली पर्सन्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट पर्सन्स की, तो सबसे पहला जो पर्सन होता है वो होता है आपका स्पीकर। जो सबसे पहला पर्सन होता है वो कौन सा होता है? स्पीकर होता है, जिसे आप क्या कह देते हो? फर्स्ट पर्सन भी कह देते हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन वगैरह बोलना सही नहीं रहता। जो लॉजिक मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। ओके, तो पर्सन्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कौन होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर क्या होता है? बोलने वाला। अगर मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ। ठीक है, तो स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो स्पीकर कौन होगा? आई। मैं बोल रही हूँ या फिर वो बोलेगा तो वो खुद बोल रहा होगा तो वो भी आई बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कोई भी अगर बोलता है, कोई भी बात करने वाला है, वो क्या होता है? स्पीकर होता है, बोलने वाला। और वो कौन होता है? आई। पहली बात। दूसरे पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पर्सन कौन होता है? लिसनर, सुनने वाला। लिसनर, सुनने वाला। ठीक है, जिसको आप क्या कह देते हो? सेकंड पर्सन। और वो सेकंड पर्सन क्या है? यू। जिसे आप सेकंड पर्सन कह देते हो, सेकंड पर्सन हम किसको कहते हैं? यू को कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला लिसनर, सुनने वाला, तो मुझे एक बात बताइए कि मान लो मैं ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ और सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में बैठे हुए हैं। ओके, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन से, एक स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा, तो मुझे ये बताओ, क्या वो स्टूडेंट्स ने अपने कान बंद कर लिए? क्या उन्हें सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन? सुनाई दिया ना, ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को भी सुनाई दिया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं कि लिसनर जो है वो यू होगा, तो आपको समझ में आई होगी कि बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सुनने वाला तो कोई और भी हो सकता है, सुनने वाले तो सुन तो कोई भी सकता है। बात तो मैं सिर्फ एक से कर रही हूँ, क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट से पूछा, लेकिन वो क्वेश्चन जहां जितने भी वहां पे प्रेजेंट थे उन सभी ने सुना। तो दैट मीन्स कि लिसनर मैं अगर बोलूं तो स्पीकर और लिसनर कौन होगा? जिन दो लोगों के बीच में बात होती है, जिन दो लोगों के बीच में बात होती है वो क्या होते हैं? स्पीकर और लिसनर होते हैं। ठीक है ना, तो सुन तो कोई भी लेगा, लेकिन जिन दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है वो कौन होते हैं? आई एंड यू। अब ये तो बात है कि मैं सिर्फ एक पर्सन से बात कर रही थी, बाकी जो बैठे थे उन्होंने भी बात को सुना, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया या मुझसे बात नहीं की, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अगर एक स्टूडेंट से पूछा है तो आंसर भी मुझे वही कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो जो बाकी बच गए जिन्होंने सुना, उनको हम क्या बोलेंगे? तो उनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नॉन एक्टिव पर्सन्स। कैसे पर्सन्स? नॉन एक्टिव पर्सन्स, क्योंकि उन्होंने कुछ भी एक्टिवली पार्ट नहीं लिया है, उन्होंने जस्ट सुना है। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये लोग आपकी जो है वो हेल्प कर देंगे, ये लोग जो है वो आपकी हेल्प कर देंगे। दैट मीन्स कि मैं बात तो सिर्फ इनसे कर रही हूँ, लेकिन सुना तो उन्होंने भी होगा। ठीक है, और एक मैं कह रही हूँ कि मैं 2 लोगों से बात कर रही हूँ और मैंने कहा कि रोहन आपकी मदद कर देगा, दैट मीन्स कि हमने किसी और पर्सन के नाम लिया। अब वो वहां प्रेजेंट हो भी सकता है
और हो सकता है वो वहाँ प्रेजेंट ना हो। मान लो कि मैं कहूँगी, मैं उसे कह दूंगी कि रोहन जो है वो तेरी मदद कर देगा, मैं उसे बोल दूंगी। दैट मीन्स कि अगर रोहन वहीं पे हो तो मैं कह दूंगी कि यार इसकी मदद कर दियो। बात समझ में आई? लेकिन अगर रोहन वहाँ पे नहीं है तो मैं क्या कहूँगी, यार मैं रोहन को बोल दूंगी कि वो आपकी मदद कर देगा। दैट मीन्स कि ये जो नॉन एक्टिव पर्सन है वो वहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकता है और वहाँ पे प्रेजेंट ना भी हो, दोनों सी बातें होती हैं। ठीक है, तो एक्टिव कौन रहते हैं? सिर्फ स्पीकर और जिससे बात कर रहे हैं वो। अब जिससे बात करेंगे वो हमेशा कौन होगा? यू ही तो होगा। जिससे बात करेंगे वो कौन होगा? यू ही तो होगा। मान लो मैं क्लास में सभी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। सभी स्टूडेंट से बात करने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई चीज समझा रही हूँ तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए समझा रही हूँ। ऐसे तो है नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को समझा रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं सबसे बात कर रही हूँ, सबको लेके मैं चल रही हूँ। दैट मीन्स कि यू। अब मेरे लिए यू कौन है? सभी के सभी मेरे लिए क्या है? यू है। दैट मीन्स कि मेरी बात जो है, मुझसे जो कम्युनिकेट करेंगे वो सभी करेंगे। तो दैट मीन्स कि ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि हम स्पीकर एग्जैक्टली किसको कहते हैं, लिसनर एग्जैक्टली किसको कहते हैं, और नॉन एक्टिव पर्सन हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो इन दो लोगों के बीच में ही कन्वर्सेशन होती है। बाकी जितने भी बच जाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। तो नॉन एक्टिव पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ही, शी, इट की बात हम बाद में डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं लिख रही हूं मैं यहाँ पे उसको। ही शी दे, ठीक है, ही शी दे। इट की हम बाद में बात करेंगे। और कोई भी एनी नेम ही लिख देती हूँ, किसी का भी कोई नाम। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपके कैसे पर्सन्स होते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। वो वहाँ पे कन्वर्सेशन में प्रेजेंट हो भी सकते हैं और कन्वर्सेशन में प्रेजेंट वहाँ उस जगह पे प्रेजेंट चाहे ना भी हो। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। इसको एक बार नोट डाउन करते हुए चलिए। तो इन्हीं को आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कह देते हो। फर्स्ट पर्सन आप कह देते हो स्पीकर को, सेकंड पर्सन आप कह देते हो लिसनर को, और थर्ड पर्सन आप कह देते हो नॉन एक्टिव पर्सन को। लेकिन अगर सेकंड पर्सन हम बोलेंगे इस तरीके से तो मैंने अभी समझाया कि बात सुन तो कोई भी सकता है, लेकिन किन दो लोगों के बीच में या किन दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है वो मैटर करता है। समझ में आई बात? तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अगर यहाँ वैसे इट मैं आपको बाद में कराऊंगी। अगर एक बार सिर्फ याद रखने के लिए अगर लिखना चाहो तो बेशक लिख लो। तो इतनी तो बात हमें पता ही है, ही, शी, इट, और किसी का भी नाम सिंगुलर है और दे आपका कैसा होता है? प्लूरल होता है। दे किसको शो करता है? प्लूरल को शो करता है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं और इतना तो हमें पता भी है। आई थिंक इतनी बात आप सबको समझ में आई। इतनी बात आप सबको जो है वो समझ में आई। ठीक है, चलिए। अब बात ये आती है कि अब मैं यहाँ पे आए क्यों बोलूँ? मैं अपना नाम ले लेती हूँ। ठीक है, मैं अपना नाम ले लेती हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ, मैं सामने वाले पर्सन से बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मिलन तुम्हारी मदद कर देगी, मिलन तुम्हारी मदद कर देगी। तो यूँ कहेगा, अगर वो पर्सन मुझे जानता तो कहेगा तो तू ही तो मिलन है। ठीक है, आप ही तो मिलन है, तो आप अपना ही नाम क्यों ले रही हो? आप ही मिलन है तो आप अपना ही नाम क्यों ले रही हो? तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, मैं आपकी मदद कर दूंगी, इसी तरीके से बोलूंगी सीधा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो स्पीकर होता है वो कभी भी अपना नाम नहीं लेता, क्योंकि अगर हम स्पीकर अपना ही नाम लेने लग जाएगा तो वो तो बेतुकी सी बात हो जाएगी कि मान लो सामने वाला हमें नहीं जानता और मैं कह रही हूँ मिलन तुम्हारी मदद कर देगा, तो वो क्या सोचेगा कि हाँ कोई तीसरा बंदा होगा कि जो तुम्हारी मदद कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर सामने मेरा फ्रेंड ही खड़ा है और मैं कह रही हूँ उसे कि मिलन तुम्हारी जो है वो मदद कर देगी, तो वो कहेगी अपना नाम क्यों ले रहे, पागल हो गया। ठीक है, तो वही चीज है, यही चीज आपको समझने की वाली बात है। तो स्पीकर जो है वो हमेशा ही क्या बोलता है? आए करके ही बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगी। दैट मीन्स कि हम खुद अपना नाम कभी भी नहीं लेते हैं। तो आए जिससे बात कर रहा है, आए जिससे बात करता है वो कौन होता है? यू। बाकी सभी कैसे होते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन्स होते हैं। बाकी सभी कैसे होते हैं? नॉन एक्टिव पर्सन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मिलन कैन हेल्प यू, और अगर ये जो मिलन है यही स्पीकर है, अगर जो ये मिलन है वही स्पीकर है, तो यहाँ पे मिलन नहीं आना चाहिए। वो किससे ही रिप्रेजेंट होगा? एक प्रोनाउन से ही रिप्रेजेंट होगा, और वहाँ पे हमें आए को ही यूज करना पड़ेगा। आए को भी यूज करना पड़ेगा। आई थिंक ये बात आप सबको क्लियर है। दूसरी बात, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो यू है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये यू जो है वो प्लूरल भी हो सकता है, अभी जो मैंने आपको क्लास का एग्जाम्पल दिया था उसके थ्रू। ठीक है, तो ये जो यू है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और ये जो यू है आपका वो
प्लूरल भी हो सकता है। दोनों ही केसेस यहाँ पे आपके पास हो सकते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात आगे करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट पर्सन में हम पढ़ते हैं तो वो तो मैम ने सिर्फ आई लिखा है और हम तो दो पर्सन्स को पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई एंड वी। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स वी को, अब देखते हैं थोड़ा सा वी को। चलिए, तो अगर मैं बात करूं वी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं वी की, तो मैं कह रही हूं कि वी लव आवर कंट्री। हमें जो है अपने देश से प्यार है, हम अपने देश से प्यार करते हैं। वी लव आवर कंट्री। तो मुझे एक बात बताइए कि ये बात सिर्फ मैंने बोली या कंट्री के जितने भी लोग हैं सबने ये बात मिलके बोली कि भाई सभी जोर से बोलेंगे वी लव आवर कंट्री, एक ही टाइम पे सबने बात बोली? सिर्फ बात मैंने बोली कि वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं, हमें अपने देश से प्यार है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि बोलने वाला तो आए ही था, बोलने वाला तो आए ही था, लेकिन मैंने दूसरों को भी क्या किया? इंक्लूड किया। मैंने दूसरों को भी क्या किया स्टूडेंट्स? इंक्लूड किया। तो दैट मीन्स वी का मतलब क्या होता है? स्पीकर तो जो है वो आए ही रहता है, लेकिन जब स्पीकर दूसरों को इंक्लूड करता है, जब स्पीकर दूसरों को इंक्लूड करता है तो तब वो स्पीकर क्या बन जाता है? वी बन जाता है, क्योंकि हम उसको किससे डिनोट करने लग जाते हैं? वी से डिनोट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो स्पीकर तो आए ही रहता है, स्पीकर तो आए ही रहता है, लेकिन वो दूसरों को भी इंक्लूड कर लेता है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि वी हमने यहाँ पे लगाया तो बात जो है, अगर 10% खड़े हैं तो 10 जो है उसी बात को एक साथ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि वी विल हेल्प यू, अगर मान लो यहाँ पे हम 10% खड़े हैं, मैंने बोल दिया कि वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, 10 के 10 हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तो बात तो सिर्फ एक ने बोली है। वैसे थोड़ी है कि 10 हाँ भाई चलो 1 2 3 स्टार्ट बोलो वी विल हेल्प यू, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं करते हम लोग। तो वही चीज बस समझने लायक है। तो स्पीकर तो आए ही रहता है, लेकिन वो दूसरों को भी इंक्लूड कर लेता है, तो आए की प्लूरल फॉर्म हम वी को यूज कर लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको जो है वो समझ में यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ, बताना जरूर कमेंट करके मुझे, अगर ये बातें जो है बेसिक आपको ना समझ में आया हो पर्सनल प्रोनाउन का। अब हमें देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन को हमें यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज पर्सनल प्रोनाउंस। ये मैं रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये साथ साथ। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि क्या नॉन एक्टिव पर्सन होता है, क्या लिसनर होता है, ठीक है, क्या स्पीकर होता है, वो सभी। तो एक बार अगर आपको लगता है कि नहीं दिमाग में बातें बैठी, तो एक बार वीडियो को जरूर पीछे करके दोबारा से देखेंगे। ठीक है, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई, कहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न रह गया। वैसे आपको कन्फ्यूज़न रहना चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने चीज़ें आपको इसी तरीके से बताई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकें। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम कि हाउ टू यूज़ पर्सनल प्रोनाउन। हाउ टू यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन को हम यूज़ कैसे कैसे करेंगे, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एज अ पोजेशन। ठीक है, 3 तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो मैं बात करने जा रही हूँ मैं आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की। पोजेसिव केस को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो सब्जेक्टिव केस के लिए लिखिए सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव केस की बातें जो है वो हम बाद में करेंगे। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मैं बात करूं तो आए जो हम लिख रहे थे वो कैसा केस था? सब्जेक्टिव केस। ये आपको नाउन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और हम इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो कैसा केस होगा? सब्जेक्टिव केस। और अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो कैसा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें पता है आय का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स? मी होता है।
वी की अगर बात करें तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है आपके पास। यू जो है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ठीक है। एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस दे होता है। इट की बात हम बाद में ही बात करेंगे, अभी मैं इट यहाँ पे आपको नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इट को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो आई थिंक ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई थिंक क्लियर ये बातें आपको, टेबल आपने बना ली होगी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बनाएंगे कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हमें यूज कैसे करना है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हमें यूज कैसे करना है। बात सिंपल बड़ी सीधी सी है। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, अगर एज अ सब्जेक्ट हमें प्रोनाउन को यूज करना है तो सब्जेक्टिव केस लगा लेंगे, और प्रोनाउन को अगर हमें एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आई या फिर मी हेल्प शी या फिर हर, आई या फिर मी हेल्प शी या फिर हर, तो एक बात बताइए मुझे स्टूडेंट्स, ये हेल्प क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ये बातें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले सीख चुके हैं। तो एक वर्ब का ही क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक वर्ब का ही क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है। तो सबसे पहला जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? वर्ब का कॉन्सेप्ट है। वर्ब कॉन्सेप्ट लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज सीधा इस तरीके से डायग्राम बनाना चाहो तो इस तरीके से बना लो। तो एक वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट भी होता है, और हमें पता है ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। अगर जरूरत होती है तो हम उसको लिखते हैं, अगर जरूरत नहीं होती है तो नहीं लिखेंगे। सिंपल सीधी बात है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताओ कि आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे आई की जरूरत है या मी की? तो हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है, और अगर हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट तो हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई आप सभी को। चलिए, अगर मैं बोलूं आई हेल्प होम, किसकी मदद करनी है? किसकी मदद करती हूं मैं? हर की। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए या ऑब्जेक्ट? तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे शी को यूज नहीं करेंगे, क्या यूज कर लेंगे? हर यूज कर लेंगे। तो वर्ब का अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब होती है, तो ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, एक और सेंटेंस अगर मैं आपको लिखूं तो बताना मुझे क्या आना चाहिए वहां पे। अगर मैं लिखूं आई मी वॉन्ट ही या फिर हिम टू हेल्प शी या फिर हर, शी या फिर हर, आई मी वॉन्ट ही हिम टू हेल्प शी हर। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ब क्या आ रही है स्टूडेंट्स? वांट, तो इसका सब्जेक्ट होगा, और जरूरत है तो ऑब्जेक्ट भी होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो हम आई लगाएंगे, मी को यूज नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो उसकी मदद करे, ठीक है। तो वांट का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हम कैसी फॉर्म लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। अब देखो, आगे हमारे पास एक और वर्ब आ रही है, आगे हमारे पास एक और वर्ब आ रही है। तो इसकी जो वर्ब आ रही है, इसका सब्जेक्ट तो यही बन रहा है, और इसका सब्जेक्ट यही बन रहा है, तो हमने एक बार लिखा है तो हम एक बार ही लिखेंगे। लेकिन अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? शी। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो हम हर को टिक करेंगे, ना कि शी को टिक करेंगे। हम हर को टिक करेंगे, ना कि शी को टिक करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। तो सिंपल सीधी बात है, जहां पे सब्जेक्ट की जरूरत हो सब्जेक्टिव केस यूज करो, और जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस को हम यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है वो देखते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी में हाउ टू यूज पर्सनल प्रोनाउन में ही जो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख रहे हैं, इसी में लिखना है आपने, और लिखना है, नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। जहाँ पे हम थोड़ा सा फंस जाते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमारा कैसे बनना चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, नोट बना के लिख लेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहला नोट है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट एक वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? एक वर्ब से शुरू होते हैं,
डायरेक्ट एक वर्ब से शुरू होते हैं और वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो उसमें हम या तो रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है, या फिर किसी को ऑर्डर करते हैं, या फिर किसी को सजेशन देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का, या फिर किसी को वार्निंग दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर हमारे पास हों तो उन्हें कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा ही हमारे किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एक वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये तो बात हुई जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, जैसे मैं बोलूँ गो देयर, वहाँ जाओ, तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। एक मैं बोलूँ डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है और आपके पास नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा ही आपका किससे शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा, और हमें पता है डू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बिल्कुल बेसिक है इंपेरेटिव सेंटेंस का। यहाँ पे कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे एक बार बताएंगे। चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आई और मैंने क्या एग्जाम्पल बोला आपको, गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, तो दैट मीन्स कि ये बात बोली तो स्पीकर कौन हूँ, मैं स्पीकर हूँ, लेकिन स्पीकर हमने लिखा तो नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिखा तो नहीं यहाँ पे, दैट मीन्स कि स्पीकर यहाँ पे कैसा है, हिडन है, छुपा हुआ है। हम मान के चलेंगे कि इसमें स्पीकर है, और वो स्पीकर कौन होगा, जिसने भी ये बात बोली होगी वो स्पीकर हो जाएगा, दैट इज आई, ठीक है, बोलने वाला। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो स्पीकर यहाँ पे कैसा है स्टूडेंट्स, हिडन है। स्पीकर यहाँ पे कैसा है, हिडन है, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि स्पीकर यहाँ पे है, क्योंकि किसी ने तो ये बात बोली ही होगी, गो देयर, ओके। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे आपको लिसनर दिख रहा है कि हमने ये बात किसको बोली, क्या हमें यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे भी मैंने ये बात कही होगी कि भाई वहां जाओ, तो दैट मीन्स किसी को तो मैंने ये बात कही होगी, और किसी को मैंने ये बात कही होगी, तो क्या हमें यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे यू भी दिखाई नहीं दे रहा है, और यू भी क्या है, यहाँ पे हिडन है। और ये दोनों ही बातें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे स्पीकर भी है और यहाँ पे आपका लिसनर भी है, सुनने वाला भी है, लेकिन दोनों के दोनों ही क्या हैं, आपके हिडन है, दोनों के दोनों क्या हैं, आपके हिडन है। तो सेंटेंस में ये गलती नहीं निकालेंगे कि यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटेंस कैसे बन गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपके डायरेक्ट वर्ब से ही शुरू होते हैं, बोलने वाला भी होता है और सुनने वाला भी होता है, लेकिन दोनों ही कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, ठीक है। और ये अंडरस्टूड बात है कि दोनों ही वहां पे प्रेजेंट तो हैं, लेकिन कैसे हैं, हिडन है। अब बात ये आती है कि अब हम वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे या ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। तो मुझे बताओ, ये जो स्पीकर है ये हमारे सेंटेंस का क्या होगा, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही तो होगा, ये हमारे सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट ही तो होगा। और मुझे ये बताओ, वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं या ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है अगर जरूरत है तो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है अगर जरूरत है तो। ये बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं डू दिस वर्क, ये काम करो, डू दिस वर्क, ये काम करो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि डू और ये क्या है, डू व्हाट, क्या करना है, ये काम करना है, तो ये इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास नाउन ही आ रहा है, और अगर नाउन ही आ रहा है तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि नाउन को तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती, चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म हो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो, नाउन नाउन ही रहता है। बात कहाँ आती है, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है। तो ध्यान दो, अगर मैं बोल दूं लेट ही या फिर हिम डांस, लेट ही या फिर हिम डांस, उसे डांस करने दो, उसे डांस करने दो। तो ध्यान रखना, जो लेट है वो भी आपकी एक वर्ब ही होती है, और वर्ब ही होती है तो वर्ब अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, और वर्ब अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट लेगी तो हमें यहाँ किसकी जरूरत है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत है, ना कि यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल और अगर मैं लिखूं आपको, अलाउ हर या फिर शी टू वॉच द मूवी, अलाउ हर या शी टू वॉच द मूवी। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, सेंटेंस आपको कैसा दिख रहा है, इंपेरेटिव, कि उसे जो है अलाउ कर दिया जाए क्या देखने के लिए, मूवी देखने के लिए,
तो अलाउ जो है वो वर्ब हुई और वर्ब अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी और ऑब्जेक्ट लेगी तो हम यहाँ पे हर लगाएंगे, शी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, शी को यूज नहीं करेंगे। आई थिंक आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जा रही हैं। चलिए, तो ये जो इंपैरेटिव में ये जो केसेस हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। चलिए करूं भाई इसको रब, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारे पास किसकी, एक ऐसे पर्सन की जिसकी फॉर्म जो है वो सेम रहती है। सब्जेक्टिव केस भी वैसा ही दिखने में वैसा ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी दिखने में सेम ही होता है, ठीक है। और वो कौन सा पर्सन है हमारा, दैट इज यू। कौन सा प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, जिसकी सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है स्टूडेंट्स, यू ही होती है, ठीक है। तो एक बार इसकी कंफ्यूजन देखते हैं। तो सेकंड नोट बना लेंगे, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस जिसकी किसकी सेम रहती है, यू की सेम रहती है। तो सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी आपके पास क्या रहता है, यू ही रहता है। ये है आपका नोट नंबर 2। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। अब ये तो दिक्कत है ही नहीं कि वहाँ पे फॉर्म कौन सी आएगी, फॉर्म तो है सेम, लेकिन सिर्फ हमें पहचानना आना चाहिए कि वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यू कैन हेल्प मी, तुम जो है वो मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं यू की बात करूँ तो यू स्टूडेंट्स किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये कैसा केस हुआ, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हुआ। ये आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस आपको बोल रही हूँ कि लेट यू एंड ही go there, let you and he go there, उसको, तुम्हें और उसको वहां जाने दो, ठीक है, तुम और वो वहां पे जाओ। तो दैट मीन्स कि let, अब let हमें पता है एक वर्ब है, सेंटेंस हमें कैसा दिख रहा है, इंपेरेटिव वर्ब से शुरू हो रहा है और वर्ब अपने बाद क्या लेती है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट लेती है। वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है तो दैट मीन्स कि यू जो है वो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस है, यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम कि अगर लेट के बाद मैं बात करूं यू की तो एंड हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन दिख रहा है और एंड अगर कंजंक्शन दिख रहा है तो हमें पता है एंड जो है वो सेम चीजों को ही जोड़ता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ पे भी कैसी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो लेट के बाद चाहे आप कितने भी पर्सन्स लिख लो, लेट के बाद आप चाहे कितने भी पर्सन्स लिख लो, वो सभी किस फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, क्योंकि लेट हमारी एक वर्ब है और वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है अगर जरूरत हो तो। मैं बार बार बोलती हूँ अगर जरूरत हो तो, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, ही की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हिम करना पड़ेगा। ही की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हिम यूज करना पड़ेगा। इस बात का आपको जो है वो स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, कोई भी वर्ड या फिर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यू जो है वो हमेशा यू ही रहता है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। सिर्फ हमें ये पता लगाना आना चाहिए कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नोट की, थर्ड नोट की, जो मैंने अभी अभी थोड़ा सा आपको बताया कि ये जो एंड होता है हमारा, ये क्या करता है, सेम चीजों को जोड़ता है। ये क्या करता है, सेम चीजों को जोड़ता है। सेम चीजों को जोड़ने का मतलब क्या है कि अगर सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए हमें तो एंड से जो दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं आपके, वो दोनों ही कैसे फॉर्म में आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। और अगर आपका एंड जो है वो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएंगी, ठीक है। तो हमें पता है एंड जो है वो एक कंजंक्शन होता है और एंड अगर कंजंक्शन होता है तो ये दो सेम चीज़ों को जोड़ेगा। अगर दोनों सब्जेक्ट हैं तो दोनों कैसी फॉर्म होनी चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ही कैसी फॉर्म होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। ये बात आपको जो है वो अपने दिमाग में बैठानी है।
क्योंकि एंड जो है वो आपका सेम चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, सेम चीज़ों को ये जोड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको राम एंड शी या फिर हर will do this work, will do this work, राम एंड शी हर will do this work, राम और वो ये काम करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स राम तो नाउन है, इसे तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता करना है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो हमें सब्जेक्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है, और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सब्जेक्ट है। आगे हमें एंड कंजंक्शन दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स एक सब्जेक्ट आया तो दूसरा भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट ही आना चाहिए, और दूसरा भी अगर सब्जेक्ट आना चाहिए तो हमें यहाँ शी की जरूरत है, हर की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें शी की जरूरत है, हर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ही हेल्प्ड राम एंड शी या फिर हर, ही हेल्प्ड राम एंड शी या फिर हर, उसने किसकी मदद की, राम और शी या फिर हर की। तो हमें पता है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट तो हो गया क्या, ही। हेल्प वर्ब आ रही है, तो दैट मीन्स इसके बाद अगर ये आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे राम अब क्या बन गया, आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे जो राम है वो आपके सेंटेंस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और आगे मुझे कौन सा कंजंक्शन दिखाई दे रहा है, एंड कंजंक्शन दिखाई दे रहा है। और एंड कंजंक्शन दिखाई दे रहा है तो एक ऑब्जेक्ट आया है तो अगली फॉर्म भी कैसी आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो यहाँ अब हमें शी की जरूरत नहीं है, अब हमें क्या लगाना है, हर यूज करना है। तो कंजंक्शन एंड कंजंक्शन के रिगार्डिंग आपको ये बात जो है वो ध्यान रखनी है कि ये सेम चीजों को ही जोड़ता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो अगर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, और अगर हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म होनी चाहिए तो दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। नाउन को हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नाम किसी का नाम जो है वो नाम ही रहता है, चाहे आप एज ए सब्जेक्ट यूज करो चाहे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करो। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपको वो समझ में आ गया है, पर्सनल प्रोनाउन का पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन का आपको पहला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से क्लियर हो गया है। पर्सनल प्रोनाउन अभी आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके हम सारे सीखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनल प्रोनाउन जस्ट सीधा सीधा इतना सा बताया, वो नहीं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बस साथ साथ सीखते हुए चलिए, और साथ साथ आपको रिवाइज जरूर करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और नोट्स को अपने साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बार बार वीडियोज़ ही देखते रहेंगे या बार बार कोचिंग ही लेते रहेंगे। एक बार अपने नोट्स को ऐसा प्रिपेयर करो कि आपको दोबारा कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े, जो सिर्फ अपडेट हो रहा है उसको अपडेट करते जाइए, ठीक है ना। तो साथ साथ पढ़ते रहिए। पर्सनल प्रोनाउन ही आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू चलेगा, बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तसल्ली से पढ़ा रही हूँ। जितना सिखाया है, जितना समझाया है, उसको बस साथ साथ समझते हुए चलिए, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन चाहे हमारे कितने ही लेक्चर्स क्यों ना लग जाए, लेकिन हम पर्सनल प्रोनाउन को पूरा सीखेंगे, ठीक है। फिर जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके बेसिस पे उतना मैटर वहाँ से उठा लो कि हाँ इसमें बेसिक से पूछा जाएगा, तो मुझे पता है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। सीजीएल वगैरह, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर आपका आ जाता है, तो आपको वो चीज़ें भी यहाँ से सीखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। तो मैं कोई पर्टिकुलर पेपर को लेके ये क्लासेस नहीं हो रही हैं, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड चीज़ें हैं, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम के लिए आप ये चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मान लो हम आज हम सोच रहे हैं कि नहीं हम हरियाणा का पेपर देना है, हमें इतनी डिटेल में सीखने की ज़रूरत क्या है। आप हरियाणा में लग भी गए, लेकिन मान लो 1 साल 2 साल बाद आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो सेंटर की तैयारी करनी चाहिए, इतना कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, मुझे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो क्या दोबारा कोचिंग लेने जाओगे? नहीं। एक बार इंग्लिश को सीख रहे हैं तो एक बार ही पूरा सीख डालो कि आपको दोबारा ये चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं आपको मेरा पर्पज़ यही है कि आपको बेसिक से लेके हर चीज़ पता लगे, एडवांस से एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको पता लगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें, ठीक है। और इन वीडियोस का जो है वो
बेनिफिट उठा सकें। बिल्कुल ये टोटली फ्री कोर्स है आपका और पूरा कोर्स मैं यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। और कोई इसकी मतलब ये नहीं है कि आपके 10-12 वीडियोस आए और उसके बाद मैं कहूँगी कि नहीं पर्टिकुलर वहाँ जाके आप इसकी पेमेंट कीजिए और फिर आगे की लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी क्लासेस आपको यहीं पे इसी चैनल पे इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे ही आपको सारी क्लासेस A to Z आपको यहीं पे मिलने वाली हैं और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का लिंक जो है वो गिवन है, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको गिवन है वहाँ से, ठीक है। जो टॉपिक्स मैं करा चुकी हूँ वो आप ऑलरेडी अपना देख सकते हो जैसे भी टाइम निकाल के, ठीक है। और अगर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्लास में अगले लेक्चर में हम पर्सनल प्रोनाउन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू क्लास।